एंटामीबा हिस्टोलैटिका इज़ अ प्रोटोजोअन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। अब उन्होंने कहा कि ये जो बीमारी है, क्या नाम है इसका, एमीबियासिस और अमोइबिक डाइसेंट्री। अभी हमने पीछे पढ़ा था डाइसेंट्री, वो सिर्फ डाइसेंट्री थी, ये क्या है, अमोइबिक डाइसेंट्री। वो जो पहले वाली डाइसेंट्री थी वो कौन कराता था, बैक्टीरिया, और ये जो अमोइबिक डाइसेंट्री है ये कौन कराता है, प्रोटोजोआ। ठीक, ये फर्क है। प्रोटोजोआ वाली डिजीज हमने अभी एक और पढ़ी थी, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होने वाली दूसरी डिजीज है, अमीबियासिस और अमोइबिक डाइसेंट्री। एंटामीबा हिस्टोलैटिका इज अ प्रोटोजोअन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। जो टाइफॉइड वाला साल्मोनेला टाइफी था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में था, और ये जो एंटामीबा है ये कहाँ पर है, लार्ज इंटेस्टाइन में। सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड्स कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। अब इन्होंने कहा कि इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होगा, एब्डोमिनल पेन कि पेट के आसपास वाली जगह में एब्डोमेन में दर्द होगा, वहाँ पर स्टोमक पेन था, यहाँ पर एब्डोमिनल पेन है। ठीक, अब उसके बाद क्रैम्प्स मतलब बहुत ज़्यादा अकड़न सी होने लगेगी पेट में, बहुत ज़्यादा पेट अचानक से दुखने लगेगा। स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, स्टूल मतलब बॉडी से जो एक्सक्रीटा वेस्ट बाहर निकलेगा उसमें म्यूकस ज़्यादा होगा, उसके साथ साथ खून के धब्बे भी उस पर होंगे, ब्लड क्लॉट्स उस पर होंगे। हाउस फ्लाइज एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर, अंडरलाइन कर लो, सीधी एक मतलब इतना ही सही कहेंगे कि बताओ कौन सी बीमारी ऐसी है जिसमें जो मक्खियाँ होती हैं घर वाली, हाउस फ्लाई जो हैं, वो मैकेनिकल कैरियर के तौर पे काम करेंगी। तो एमीबियासिस में जो होती हैं ये मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करेंगी। सर्व्स टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अब इन्होंने कहा ये क्या काम करती हैं, ट्रांसमिट करेंगी, लेके जाएंगे, किस चीज़ को लेके जाएंगी, पैरासाइट को, इस एमीबियासिस को, एंटामीबा हिस्टोलैटिका को लेके जाएंगी। कहाँ से लेके जाएंगी, फीसिस, फीसिस उसे बोलते हैं बॉडी का जो एक्सक्रीटा बाहर निकलेगा, स्टूल भी बोलते हैं और फीसिस भी बोलते हैं, ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड आइटम्स। अब इन्होंने कहा कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने खुले में बाहर एक्सक्रीटा कर दिया, वहाँ पर मक्खी आई, बैठ गई, और फिर वो वहाँ से उस पैरासाइट को लेके चली जाएगी कहाँ पर, दूसरे फूड पार्टिकल्स पर, फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स एंड देयर बाय कॉन्टेमिनेटिंग देम। और उन्हें क्या कर देगी, कॉन्टेमिनेट कर देगी। कॉन्टेमिनेट करने का मतलब ये है कि अगर उस फूड को कोई दूसरा नॉर्मल आदमी खाएगा तो उसे ये बीमारी हो जाएगी। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कॉन्टेमिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब उन्होंने कहा कि या तो कोई पानी ऐसा पी ले या कोई खाना ऐसा खा ले जो कॉन्टेमिनेटेड हो चुका हो, जो खराब हो चुका हो इस बैक्टीरिया की वजह से, और ये बैक्टीरिया कहाँ से आए हो, फीकल मैटर, किसी के एक्सक्रीटा से आए हो। ये जो होता है ये मेन सोर्स होता है इन्फेक्शन का। मतलब किसी ने एक्सक्रीटा करा, अब वो जो एक्सक्रीटा था या तो उसमें से किसी ने मतलब कहीं मिला हुआ उससे थोड़ा बहुत पानी पी लिया, या उस एक्सक्रीटा से वो गंदगी कुछ भी करके फूड पार्टिकल में चली गई और वो खाना किसी ने खा लिया, तो इस तरीके से ये इन्फेक्शन का मेन सोर्स बन जाएगा। तो उसके बाद आता है एस्कैरिस, द कॉमन राउंड वॉर्म एंड वाउचेरिया द फाइलेरियल वॉर्म आर सम ऑफ द हेलमिन्स विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। अब इन्होंने कहा कि एक दूसरी कैटेगरी आ गई बीमार करने वाली। पैथोजेनिक मतलब बीमार करते हैं, कौन, हेलमिन्स। हेलमिन्स, कुछ हेलमिन्स ऐसे हैं जो हमें इंसानों को बीमार करते हैं। कौन सा हेलमिन्स, एस्कैरिस। एस्कैरिस एक कीड़ा होता है, कॉमनली हम उसे क्या बोलेंगे, राउंड वॉर्म, क्योंकि देखने में वो कैसा होगा, बिल्कुल राउंड होगा। दूसरा होता है वाउचेरिया, वाउचेरिया को बोलते हैं फाइलेरियल वॉर्म। फाइलेरियल मतलब ये बीमारी से रिलेटेड नाम इसका थोड़ा सा है। Which are known to be pathogenic to man. Ascaris, an intestinal parasite, cause ascariasis. जो ascaris है वो कहाँ पर रहता है, इंटेस्टाइन में रहेगा। अब एनसीईआरटी ने नहीं बताया कि छोटी वाली या फिर बड़ी वाली, तो ये इंटेस्टाइन में रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा रहता है। कॉजेज एस्कैरियासिस, क्या कराता है, एस्कैरियासिस, कॉमनली क्या बोलते हैं उसे, बवासीर उसे बोलते हैं। सिम्टम ऑफ दीज डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्कुलर पेन। अब इन्होंने कहा कि जो एस्कैरियासिस है उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग, कि आंतों के अंदर अपने आप ही खून चलने लगेगा, मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन होगा, टाइफॉइड में कहाँ पर होगा, स्टोमक में पेन होगा, एमीबियासिस में कहाँ पर होगा, एब्डोमिनल पेन, और एस्कैरियासिस में कहाँ पर होगा, मस्कुलर पेन, मसल्स दुखेंगी, फीवर, बुखार आएगा, एनीमिया। ये इसकी दूसरी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि एस्कैरिस में दो सिम्टम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक इंटरनल ब्लीडिंग और एक एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। आदमी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, आंतों में से खून निकल रहा है, बॉडी में एक्सक्रीटा के साथ खून आएगा, तो उस वजह से उसके अंदर खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया। एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, और जो इंटेस्टाइन का रास्ता है जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर आता है वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। The eggs of the parasite are excreted along with the feces of infected person which contaminate soil, water, plant, etc. अब इन्होंने कहा अगर कोई आदमी है जो इस बीमारी से पीड़ित है, उसने एक्सक्रीटा करा, उसने फीकिस अपना बाहर निकाला, तो जो उसका एक्सक्रीटा होगा उसमें इस पैरासाइट के क्या होंगे, अंडे। अब ये जो अंडे हैं या तो पानी में मिल जाएंगे या फिर
प्लांट के साथ मिल जाएंगे या फिर मिट्टी के साथ मिल जाएंगे। कई बार खुले में करा तो मिट्टी में मिल जाएंगे और घर में करा तो वो पानी में मिल जाएंगे। अब आगे उसी नाली में किसी बच्चे ने हाथ डाल दिया, फिर उसी हाथ से उसने कुछ खा लिया तो वो अंडा उसके हाथ पे लगा और अंडा उसके अंदर चला गया, तो इस तरीके से ये बीमारी फैल जाएगी। A healthy person acquires this infection through contaminated water, vegetables and fruit. अब इन्होंने कहा कि जैसे किसी के गटर में चला गया, वहाँ से किसी ने वो पूरा निकलवाया और खाद के तौर पे इस्तेमाल करने लगा, उसने जंगल में लगाया सब्जियों में, वो अंडा सब्जी पे जाके चिपक गया, सब्जी आई बिना धोए खा लिया तो वो अंडा हमारे अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो इन्फेक्शन है ये फैलता रहता है। अब अगली बीमारी आती है वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड वाउचेरिया मलाई। द फाइलेरियल वर्म्स कॉज अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स ठीक। अब इन्होंने कहा वाउचेरिया, दो इसमें कैटेगरी हैं जो कराती है, वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी और वाउचेरिया मलाई। फाइलेरियल वर्म्स, ये वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, क्या करते हैं, स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। क्रोनिक ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय तक चले। स्लोली डेवलपिंग, ये जो सूजन होगी रातों रात नहीं होगी, बहुत धीरे धीरे करके सूजन होगी, और ये जो सूजन होगी क्रोनिक है, बहुत लंबे टाइम तक आखिर तक चलती रहती है। कहाँ पर होगी, ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। हमारे बॉडी के जिस पार्ट में ये रहेंगे वहाँ पर ये सूजन कर देंगे, वो सूजन ऐसी होगी जो बहुत लंबे टाइम तक 10, 15, 20 साल तक चलती है। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स और द लोअर लिम्स एंड द डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। ये ज़्यादातर कहाँ पर रहेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स में रहते हैं। कहाँ, ऑफ लोअर लिम्स, मतलब जो टांगों में लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ की जो नालियाँ होती हैं उसमें ये रहते हैं, और बीमारी को क्या बोलेंगे, एलिफेंटियासिस या फिर फाइलेरियासिस, हाथी पाँव जिसे हम कॉमनली बोलते हैं। द जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। अब इन्होंने कहा कि जो जेनाइटल ऑर्गन्स वहाँ पर होंगे उस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, उसकी वजह से रिजल्टिंग इन अ ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। डिफॉर्मिटी का मतलब होता है स्ट्रक्चर चेंज होना, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, कि उसकी वजह से पूरे तरीके से स्ट्रक्चर जो है वहाँ का चेंज हो जाता है। द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। अब इन्होंने कहा अगर कोई आदमी इस बीमारी से पीड़ित है, वहाँ पे किसी मच्छर ने आके उसे काटा और उसी मच्छर ने जाके दूसरे नॉर्मल आदमी को काटा, तो ये जो बीमारी है ऐसे फैल सकती है। ठीक, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर से ये बीमारी फैल जाती है, तो ध्यान रखना। अब उसके बाद इन्होंने कहा मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म्स। ठीक, अब इन्होंने कहा कि अब कौन सी वाली बीमारी शुरू हो गई, जो फंगस की वजह से होंगी। फंगस के कुछ जेनेरा होते हैं। ठीक, किसकी बात कर रहा है, जेनेरा, ध्यान रखना, जेनेरा है वो, ना ही क्लास है, ना ही फैमिली है, ना ही ऑर्डर। कौन कौन से जेनेरा है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। क्या कराते हैं, रिंगवॉर्म्स, जिन्हें हम कॉमनली क्या बोलते हैं, दाद। विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन। क्वेश्चन पूछा जाए कि इंसानों में सबसे ज़्यादा होने वाली इन्फेक्शियस फैलने वाली बीमारी कौन सी है, आदमियों में सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी कौन सी है, तो रिंगवॉर्म, दाद। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि इंसानों में सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी कौन सी है, तो कॉमन कोल्ड, नज़ला। कॉमन कोल्ड वाला पेज खोलो एक बार। कॉमन कोल्ड वाले में लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट। ठीक, क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट, जो इंसानों में सबसे ज़्यादा फैलेगी। इंसान बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा फैलने वाली इंसानों में कॉमन कोल्ड, और आदमियों की अगर वो कह दे कि मैन में कौन फैलेगी, तो रिंगवॉर्म, तो दाद होगा उसका आंसर। ये फ़र्क है, ध्यान रखना। अब उसके सिम्टम्स की बात करी गई है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्काल्प आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। अब इन्होंने कहा कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कि वहाँ पे बिल्कुल सूखे सूखे और स्केली जख्म बन जाएंगे। कहाँ कहाँ पर, स्किन पे, नाखून में और स्काल्प, मतलब जो हमारे वहाँ पे जो हमारे हर सर होता है, सर की जो स्किन होती है उसे स्काल्प बोलते हैं, वहाँ पे इस तरीके के आने लगेंगे। आर द मेन सिम्टम्स ऑफ डिजीज, ये जो है ये मेन सिम्टम्स होते हैं। दिस लीजन्स आर अकम्पेन्ड बाय इंटेंस इचिंग, और ये जो जख्म होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खुजली आती है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो। अब वहाँ की जो गर्मी होती है और जो मॉइस्चर, जो वहाँ की नमी होती है, उनकी वजह से ये जो फंगस है ये ग्रो हो जाती है। विच मेक देम थ्राइव इन द स्किन फोल्ड सच एज दोज इन द ग्रोइन और बिटवीन द टोज। अब इन्होंने कहा उसकी वजह से क्या होगा कि ये स्किन के अंदर बहुत गहराई तक ये पहुँच जाती है, जैसे कि ग्रोइन, ज़्यादातर ग्रोइन वाले पार्ट्स में हमें देखने को मिलेगी और अंगूठे के बीच में देखने को मिलती है, टोज, पैर के अंगूठे के बीच में। अब इन्होंने कहा रिंगवॉर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लोथ्स और इवन द कॉम ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। अगर किसी आदमी को ये रिंगवॉर्म्स है, हम उसके टॉवल यूज़ कर लें, क्लोथ यूज़ कर लें, या फिर हम उसका कंघा तक इस्तेमाल कर लें, तो ये बीमारी फैल सकती है। वरना जनरली कहाँ से आती है, मिट्टी में रहने से आ जाती है।
मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्शियस डिजीज। अब इन्होंने कहा कि मेंटेन करना किस चीज़ को, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन, कि अपनी भी साफ सफाई रखें और अपने आसपास की जो पब्लिक है सबकी साफ सफाई रखनी होनी ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, प्रिवेंटेशन, बचाव के लिए, एंड कंट्रोल, ताकि हम कंट्रोल कर सकें किस चीज़ को, बहुत सारी फैलने वाली बीमारियों को। Measures for personal hygiene include keeping the body clean, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। अब इन्होंने कहा कि अगर हम अपनी पर्सनल हाइजीन, अपने आप को साफ करने के लिए क्या आएगा, सबसे पहले हम अपनी बॉडी साफ रखें, साफ सुथरी चीज़ों का हम इस्तेमाल करें, साफ पानी पिएं, साफ चीज़ें खाएं। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स। अब इन्होंने कहा अगर हम पब्लिक की साफ सफाई से मतलब क्या है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है या जो बॉडी का एक्सक्रीटा वगैरह है ह्यूमन का, उसको सही तरीके से हम डिस्पोज करें, सही तरीके से फेंकें, और जो वाटर की टैंक होगी, जो वाटर की रिजर्वायर है, उसकी टाइम टू टाइम हम डिसइंफेक्ट करते रहें और उसको साफ करते रहें। वाटर का रिजर्वायर हो, चाहे पूल हो, चाहे सीस्पोल हो या फिर टैंक्स हो, इन सब चीज़ों को हम लगातार मतलब साफ करते रहें और डिसइंफेक्ट करते रहें। ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग, अब वही वाली बात थी। दीज मेजर्स आर पर्टिकुलरली एसेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर सच एज टाइफाइड, एमीबियासिस एंड एस्केरियासिस। अब इन्होंने बता दिया कि पानी की वजह से और खाने की वजह से फैलने वाली बीमारी कौन कौन सी है, टाइफाइड, एमीबियासिस और एस्केरियासिस। इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज सच एज निमोनिया एंड एयर कोल्ड और कॉमन कोल्ड, और हवा की वजह से फैलने वाली बीमारी कौन कौन सी है, निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। In addition to the above measures, close contact with infected person or their belongings should be avoided। अगर हवा से फैलने वाली बीमारी है तो उस केस में जो पर्सन इन्फेक्टेड है या जो उसकी चीज़ें हैं उन सब से हम दूरी बना के रखें। फॉर डिजीज सच एज मलेरिया एंड फाइलेरियासिस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर एंड दियर ब्रीडिंग प्लेस। अब उन्होंने कहा कि जो दूसरी बीमारी जैसे कि मलेरिया और फाइलेरियासिस, हाथी पाँव वाली बीमारी है, ये ट्रांसमिट होती हैं, फैलती हैं किसके जरिए, इंसेक्ट वेक्टर, मतलब कि मच्छर के जरिए ये फैल जाती हैं। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो ये है कि जो इसे फैला रहा है, जो उसका मच्छर है, जो इसका वेक्टर है, उसको हम कंट्रोल करें और उसे हम एलिमिनेट करते मारते रहें, और जो उसकी ब्रीडिंग प्लेस है जहाँ पे वो रिप्रोड्यूस वगैरह कर रहा है, अपने नंबर को बढ़ा रहा है, उस जगह पे भी हम उसे ख्याल रखें, मतलब ऐसी जगह को बनने ना दें। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरिया। इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं कि अवॉइड करें, मतलब बचें किस चीज़ से, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, कि पानी को खड़ा ना होने दें। कहाँ, अराउंड रेजिडेंशियल एरिया, कि जो हमारे रहने के आसपास की जगह है उसके आसपास पानी खड़ा ना हो। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर, और घर में जो कूलर इस्तेमाल होते हैं, एयर कूलर्स, उन्हें हम टाइम टू टाइम साफ करते रहें। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स, और जो मच्छरदानी है उसका इस्तेमाल करें। इंट्रोड्यूसिंग फिशेज लाइक गंबूसिया इन पॉन्ड्स दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा, अंडरलाइन कर लेना। अगर कोई तालाब वगैरह है तो उसमें हम ऐसी मछली पालें जो क्या नाम है उसका, गंबूसिया, और वो किसके ऊपर फीड करती है, मॉस्किटो के लार्वे के ऊपर फीड करती है। वो मच्छर के लार्वे को खा जाएगी, जब मच्छर का लार्वा ही नहीं बचेगा तो बड़ा मच्छर नहीं आएगा। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस, डिचेस बोलते हैं गड्ढों को, इंसेक्टिसाइड, साइड मतलब मारने वाला, इंसेक्ट को मारने वाली दवाई, इंसेक्ट को मारने वाली इंसेक्टिसाइड हम उसे बोलेंगे। ड्रेनेज एरियाज एंड स्वैम्प, इन सब जगह पे हम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें। इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मैश टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉस्किटो। उसके साथ साथ जो हमारे दरवाजे और खिड़की हैं हम उसमें क्या लगाते हैं, वायर मैश। मैश का मतलब क्या होता है, जाली, ताकि मच्छर हमारे घर के अंदर घुस न सके। सच प्रिकॉशंस हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द लाइट ऑफ रिसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंस ऑफ वेक्टर बॉर्न एडीज मॉस्किटो डिजीज लाइक डेंगू, चिकनगुनिया इन मैनी पार्ट। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं क्योंकि एक मच्छर है, क्या नाम है उसका, एडीज मॉस्किटो, कौन कौन सी बीमारी फैलाएगा, डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी बहुत ज़्यादा फैलाता है। तो अंडरलाइन कर लेना, एडीज मॉस्किटो की वजह से कौन कौन सी बीमारी फैलती है, डेंगू और चिकनगुनिया। अब इन्होंने कहा द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव अस आर्म टू एफिशिएंटली डील विद मैनी इन्फेक्शियस डिजीज। अब इन्होंने कहा कि हम बायोलॉजिकल साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, इस वजह से अब हमें बहुत सारे तरीके ऐसे पता है जिनसे हम फैलने वाली बीमारियों से अपने आप को महफूज कर सकते हैं। द यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैव इनेबल अस टू कम्प्लीटली इरेडिकेट अ डिजीज, डेडली डिजीज कॉल्ड स्मॉल पॉक्स। वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के इस्तेमाल कर करके हमने एक बहुत खतरनाक बीमारी को भगा दिया। कौन सी थी वो, स्मॉल पॉक्स को हमने उसे भगा दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज लाइक पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया एंड टेटनस हैव बीन कंट्रोल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय यूज ऑफ वैक्सीन। और वैक्सीन का इस्तेमाल करके हमने पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया और टेटनस जैसी बीमारियों पर भी काबू पा लिया है।
बायोटेक्नोलॉजी अबाउट विच यू विल रीड मोर इन चैप्टर 12 इज एट द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन्स। और बायोटेक की मदद से अब हम बिल्कुल नई नई और बहुत सेफ वैक्सीन बनाने लगे हैं। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स हैव आल्सो इनेबल्ड अस टू इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज। अब बहुत सारी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई है और दूसरे ऐसे ड्रग्स की भी डिस्कवरी हुई है जिसकी वजह से हम ये फैलने वाली बीमारी पर काबू पा सकते हैं और इनका इलाज कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक आता है इम्यूनिटी। अब उन्होंने कहा एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, कि हर दिन हमारे अंदर बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट जाते हैं। निमोनिया का भी बैक्टीरिया जाता है, राइनो वायरस बुखार वाला भी जाता है, मलेरिया वाला भी जाता है, सारी चीज़ें जाती हैं। हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर रिजल्ट इन डिजीज। लेकिन इन अगर 100 बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं तो उन 100 में से सिर्फ 1 या 2 ही ऐसे होते हैं जो हमें बीमार कर पाते हैं। वाई? ऐसा क्यों होता है? This is due to the fact that the body is able to defend itself from the most of these foreign agent। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके पास एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है कि वो अपने आप को महफूज रख सकती है, बचा के रख सकती है इन बाहर के एजेंट बैक्टीरिया वगैरह से। This overall ability of the host to fight the disease causing organism conferred by the immune system is called immunity। अब इन्होंने कहा कि ये जो पूरी काबिलियत, मतलब ये जो पूरी एबिलिटी है, जो पूरी काबिलियत है होस्ट की बीमारियों से बचाने, बीमारी कराने वाले ऑर्गेनिज्म से लड़ने की, इसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये किसकी मदद से आती है? इम्यून सिस्टम की मदद से ये हमारे अंदर क्षमता आती है। इम्यूनिटी इज ऑफ 2 टाइप्स, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इन्होंने कहा कि जो इम्यूनिटी है वो 2 तरीके की, एक तो इन्नेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप, अंडरलाइन कर लो। पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सी इम्यूनिटी ऐसी है जो नॉन स्पेसिफिक वाली होती है। नॉन स्पेसिफिक वाली कौन सी होगी? इन्नेट वाली। दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। पूछा जाएगा कि बताओ कौन सी इम्यूनिटी ऐसी है जो हमारे पास जन्म के साथ होती है, बर्थ के साथ होती है, तो वो कौन है? इन्नेट इम्यूनिटी। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन और एजेंट इनटू आवर बॉडी। दिस इज अकम्प्लिश्ड, पूरी करेगी अपने काम। कैसे पूरा करेगी? कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के बैरियर सामने लाती है और ये फॉरेन एजेंट को हमारी बॉडी के अंदर घुसने नहीं देगी। इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर्स। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर 4 तरीके के बैरियर्स आते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली लाइन देखो, इन्नेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। इन्होंने कहा कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। इस चीज़ का ये मतलब है, इन्नेट इम्यूनिटी में हमारी स्किन आती है। जैसे बाहर समझो 4 तरीके के वो है बीमार करने वाले। एक HIV है, उससे एड्स होता है। राइनो वायरस है, वो भी स्किन पे है। टाइफाइड वाला है और मलेरिया वाला। ये चारों चीज़ें कहाँ पर है? स्किन पे है। अब मेरी स्किन को नहीं पता कि ये मलेरिया करेगी, ये टाइफाइड करेगी, ये एड्स करेगा या फिर ये नज़ला खांसी करेगी। ये किसी को भी बॉडी में एंटर नहीं होने देगी। ये मुंह में हमारे सलाइवा होता है, उसमें एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। वो क्या करता है? वो बैक्टीरिया को मारता है। उसे कोई मतलब नहीं कि बुखार करने वाला वायरस है, एड्स करने वाला है, या टाइफाइड करने वाला या फिर कोई भी दूसरा करने वाला। उसका क्या काम है? बैक्टीरिया को मारना। तो ये कैसे नॉन स्पेसिफिक? ये फिक्स नहीं है, इन्हें बस एक ही काम है, मारने से मतलब और कुछ नहीं। तो ये मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक का। अब इन्होंने कहा इसके अंदर 4 तरीके के बैरियर आते हैं। सबसे पहला बैरियर क्या है? फिजिकल बैरियर। स्किन ऑन अवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इन्होंने कहा कि हमारी बॉडी पे स्किन होती है जो कि बिल्कुल मेन बैरियर की तरह काम करेगी। ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है, रोकती है किस चीज़ को? एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी बैक्टीरिया वायरस को अपने अंदर आने नहीं देगी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम लाइक lining the respiratory, gastrointestinal and urogenital tracts also help in trapping microbes entering our body। अब उन्होंने कहा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ओपनिंग होती है। रेस्पिरेटरी जहाँ से हम सांस लेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जहाँ से हम खाते पीते हैं, यूरोजेनाइटल जहाँ से हमारा यूरिन वगैरह बाहर आता है। ये बहुत सारी ओपनिंग होती है। इन सब ओपनिंग से कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर घुस सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा? म्यूकस से एक लेयर बनी हुई होती है, म्यूकस की बहुत मोटी। वो जो म्यूकस की लेयर होगी वो क्या करेगी? वो ट्रैप कर लेगी, पकड़ लेगी। किसको पकड़ लेगी? अगर कोई बैक्टीरिया उसके अंदर मतलब उसे क्रॉस करना चाह रहा है तो बैक्टीरिया इस म्यूकस की लेयर में जाके फंस जाएगा और बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा। फिर उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। एसिड्स इन स्टोमक। हमारे पेट में क्या है? तेजाब है। हमने कोई बाहर से फूड खाया, उसके अंदर अंडे थे। अब पेट में जो तेजाब है वो उस अंडे को तोड़ देगा। अगर 10 हैं तो उसमें से 7 या 8 को 9 को लगभग तोड़ देगा। किस्मत होगी तो वो एक बच जाएगा। या अगर हमने कोई किसी को नज़ला था, उसको राइनो वायरस से वो इन्फेक्टेड था, उसने किसी गिलास से पानी पिया, उस गिलास से ही हमने पी लिया, राइनो वायरस पेट में चला गया। पेट में क्या है? तेजाब, तो उसे ख़त्म कर देगा। सलाइवा इन माउथ। उसी तरीके से मुंह में सलाइवा होता है। सलाइवा भी क्या करेगा? बैक्टीरिया को मारता है।
टीयर्स फ्रॉम आइस, आंखों में से जो आंसू आते हैं वो क्या करते हैं, आंखों में अगर कोई माइक्रोब बैक्टीरिया वगैरह बाहर से जा रहा है तो उसे मारने का काम कौन करेंगे, आंसू काम जो है वो मारने का करते हैं। ये सारी चीजें क्या करेंगे, माइक्रोब की ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक, देखो ऊपर वाला क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, अंदर घुसने नहीं दे रहा। दूसरा वाला क्या कर रहा है, ग्रोथ को रोक रहा है। जो ग्रोथ को रोकते हैं उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियो स्टेटिक। स्टेटिक का मतलब रोकने वाला, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाला। पहला वाला ट्रैप करेगा, दूसरा वाला किसकी तरह काम करेगा, बैक्टीरियो स्टैटिक मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम वो करेगा। उसके बाद आता है थर्ड, सेलुलर बैरियर। सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स WBCs ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स PMNL न्यूट्रोफिल। अब उन्होंने कहा कि कुछ हमारे बॉडी की WBCs होती हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या बताई उन्होंने, PMNL मतलब पॉलीमॉर्फो, मॉर्फो का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, पॉली मतलब एक से ज़्यादा, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स ऐसी WBC है जिसके न्यूक्लियस के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, क्या नाम है उसका, न्यूट्रोफिल्स। पूछेंगे बताओ कौन सी ल्यूकोसाइट ऐसी है जिसके न्यूक्लियस के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होंगे, तो वो कौन है, न्यूट्रोफिल्स। एंड मोनोसाइट्स, ठीक, पहली न्यूट्रोफिल आ गई, दूसरी मोनोसाइट आ गई, और तीसरी क्या है, नेचुरल किलर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की एक कैटेगरी होती है, नेचुरल किलर होती है इन द ब्लड। ये कहाँ पर होंगी, ये तीनों चीज़ें कहाँ पर है, ब्लड में है। उसके अलावा मैक्रोफेज इन टिश्यू, मैक्रोफेज कुछ सेल्स होते हैं टिश्यू में, वो क्या करते हैं, फेगोसाइटोस। फेगोसाइटोस का मतलब होता है खाना, कि जैसे कि समझो कोई एक सेल था, ठीक, और ये बैक्टीरिया बाहर से आ रहा है, तो ये वाला जो सेल है वो क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को खा जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा उसे क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। ठीक, फेगोसाइटोसिस का मतलब दोबारा समझ लो, ये एक सेल है मैक्रोफेज, ये बैक्टीरिया आ रहा है, तो ये जो सेल है क्या करेगा, उसे खा जाएगा। तो जब वो खा जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस। ठीक, और क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा किसको, माइक्रोब को। ये क्या करेगा, ये माइक्रोब को मार देंगे। जो मार देता है उसे क्या बोलते हैं, साइड। तो ये क्या होंगे, बैक्टीरियोसाइडल। ठीक, मारने वाले क्या होते हैं, साइडल होते हैं, तो ये क्या होंगे, बैक्टीरियोसाइडल। फिर उसके बाद चौथा जो वो है बैरियर, वो क्या है, साइटोकाइन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स वायरस सिक्रेटेड सेल्स सिक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफ्रॉन। अब इन्होंने कहा कि ऐसे सेल जिनके ऊपर कौन हमला कर चुका है, वायरस हमला कर चुका है, वो क्या सिक्रेट करते हैं, कुछ प्रोटीन वो बनाते हैं। क्या नाम है उनके प्रोटीन का, इंटरफ्रॉन्स, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। ये अपने पड़ोसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं सेल। अगर कोई सेल वो बीमार है, उसे वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो वो क्या करेगा कि उसका जो पड़ोसी है उसे वायरस से इन्फेक्शन ना हो, पड़ोसियों को महफूज करने के लिए वो एक प्रोटीन बनाता है। क्या नाम है उस प्रोटीन का, इंटरफ्रॉन। ये जो इंटरफ्रॉन है उसके आसपास के पड़ोसी वाले सेल को महफूज करेगा, किससे, वायरस के इन्फेक्शन से। अब अगला आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। ठीक, पहली वाली क्या थी, पैथोजन स्पेसिफिक नहीं थी, ये वाली क्या है, पैथोजन स्पेसिफिक है। चलो कल कोई पढ़े।